Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. So today's topic is bivariate analysis. Means we are going to analyze two variables. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बाइवेरिएट एनालिसिस. एज वी कैन अंडरस्टैंड, बाई मींस टू वेरिएबल जहाँ पे यूज हो रहे हैं उनको हम टू बाइवेरिएट एनालिसिस बोलते हैं. ठीक है, तो बाई में मतलब अब आपके पास जैसे कोरिलेशन हमने पढ़ा था, स्टैटिस्टिक जब हमने पढ़ी थी तो कोरिलेशन पढ़ा था. तो कोरिलेशन बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन आएगा. यूनिवेरिएट एनालिसिस में उसको हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसमें सिंगल वेरिएबल होता है. और जब आप रिलेशनशिप की बात करते हो, कोरिलेशन की बात करोगे, तो देयर शुड बी टू वेरिएबल V1 एंड V2. इन सब में इनमें कोई रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं, उसको हम कोरिलेशन बोल रहे हैं. तो हमारे पास दो वेरिएबल मिनिमम होने जरूरी है. So bivariate analysis is the simultaneous analysis of two variables. It explores the concept of the relationship between two variables, whether there exists an association or the strength of this association. तो आप अगर ये कहोगे मेरे पास दो वेरिएबल है A और B, तो हमें ये देखना है कि ये A और B एक दूसरे के ऊपर कितने डिपेंडेंट है. ठीक है, क्या ये डिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट है मतलब कोरिलेशन है, इनका आपस में कोई रिलेशन है, और अगर है तो कितना है, हाउ मच स्ट्रेंथ रिलेशनशिप इज देयर, and or whether there are differences between the two variables and the significance of these differences. तो या तो रिलेशन होगा या तो नहीं होगा. तो रिलेशन के लिए हमने पहले स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि हमारे पास तीन तरीके, मतलब तीन वैल्यूज हो सकती है रिलेशनशिप की. कोरिलेशन कोफिशिएंट हम फाइंड करते हैं. कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास -1 हो सकती है, हमारे पास 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है. तो अगर आप -1 कहोगे तो ये परफेक्ट है और ये भी आपका परफेक्ट रिलेशन है. अगर आप परफेक्ट रिलेशन बोलते हो तो ये परफेक्ट रिलेशन ए और बी का परफेक्ट रिलेशन दिखा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये दिखा रहा है ए और बी का पॉजिटिव. इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है एज द ए इंक्रीजेस बी विल डिक्रीज. अगर हमारी ए की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बी डिक्रीज होगा. तो ये ऐसे हमारा एक चार्ट बनता है. तो ये नेगेटिव माइनस कोरिलेशन है. और एक रिलेशन की लाइन स्ट्रेट बनती है, तो ये परफेक्ट कोरिलेशन शो करता है. अगर आपका ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बी भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है. और स्ट्रेट लाइन अगर होती है, लीनियर लाइन डायगोनल में, तो ये आपका शो करता है कि आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है. और अगर आपके पास दोनों वेरिएबल के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको इस टाइप का स्कैटर चार्ट बनेगा. तो स्कैटर चार्ट से भी हम फाइंड कर सकते हैं. बहुत सारे टूल्स होते हैं, स्कैटर चार्ट बना सकते हो जिसके थ्रू आप एनालिसिस और कोरिलेशन निकाल सकते हो. कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं निकालने के लिए. तो या तो ये परफेक्ट है या फिर ये नो रिलेशनशिप है. इसका मतलब है नो रिलेशनशिप. बट ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि हमारे को परफेक्ट ही मिलेगा. इट मे पॉसिबल कि मुझे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है आर, उसकी वैल्यू कुछ ऐसे मिल जाए 0.75, तो भी ये हमारा कोरिलेशन माना जाता है. कि इसका मतलब ये है कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज कोरिलेटेड टू बी, बट 75% उसका डिपेंडेंसी रहती है. तो ये इस टाइप से आपका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप में आता है. एक परफेक्ट हो गई, ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप में आता है. जब आप 50 के बारे में 0.5 के बारे में बात करोगे तो ये आपका नो कोरिलेशन है अगर आप आर से फाइंड कर रहे हो. तो एक मैंने आपको बताया स्कैटर डायग्राम के थ्रू, आप स्कैटर चार्ट के थ्रू, अगर आपकी लाइन ऐसे बन रही है तो नेगेटिव परफेक्ट, ऐसे बन रही है तो पॉजिटिव परफेक्ट, और अगर ऐसे स्कैटर्ड है तो ये नो रिलेशनशिप है. ऐसे ही आप आर के थ्रू फाइंड कर सकते हो. आर की अगर प्लस वैल्यू या माइनस वैल्यू आपको मिल जाती है तो परफेक्ट कोरिलेशन है. अगर आर की वैल्यू 0 मिलती है तो नो कोरिलेशन है. और अगर बीच में -1 से लेके +1 के बीच में कहीं पे लाई करती है अदर देन 0, तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग और लेस परफेक्ट, वीक कोरिलेशन, इस टाइप की चीजों को हम इंटरप्रेट करते हैं. तो अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप के बाइवेरिएट एनालिसिस हो सकते हैं. हमने देखा है, हमने डिफरेंट टाइप का डेटा देखा. हमारे पास जो डेटा शीट होती है उसमें डिफरेंट टाइप का डेटा होता है. डिफरेंट टाइप का डेटा का मतलब क्या होता है, कुछ कैटेगोरिकल डेटा होते हैं. कैटेगोरिकल डेटा आपने देखा होगा
कि हमारा होता है, जैसे जेंडर के बारे में बात करें हम, जेंडर क्या होता है, फीमेल, मेल और अदर्स, ये हमारा कैटेगोरिकल डेटा है। इसमें तीन ही कैटेगरी लाई करती है, कैटेगोरिकल डेटा है। लेकिन अभी हमने देखा सेल्स देखा, प्रॉफिट देखा, सेल्स प्रॉफिट ये सारे हमारे फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू आते हैं या इंटीजर टाइप का वैल्यू आता है, तो ये हमारे न्यूमरिक होते हैं। तो हमारी बाइवेरिएट एनालिसिस कैसे चलती है, कैटेगरी टू वर्सेस कैटेगरी वर्सेस न्यूमेरिकल, मतलब एक डेटा हमारा कैटेगोरिकल है और दूसरा डेटा मेरा न्यूमेरिकल है। या सेल्स एंड प्रॉफिट में रिलेशन अगर निकालेंगे तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है, तो ये हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल में मतलब जेंडर वाइज सेल देख रहे हैं, जेंडर वाइज प्रॉफिट देख रहे हैं, या फिर कैटेगोरिकल टू कैटेगोरिकल होगा। तो हमने दिया, एक हमारे पास कैटेगरी है जेंडर और एक हमारे पास है परचेज, परचेज स्टेटस, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो इसके अंदर अगर हमें रिलेशनशिप निकालना है, मतलब जेंडर वाइज अगर इसके अंदर हमें रिलेशनशिप निकालना है कि क्या ये जेंडर वाइज क्या हम देख सकते हैं कि जो परचेज की गई है वो मेल्स ज्यादा कर रहे हैं या फीमेल्स ज्यादा कर रही हैं या कैसे कर रहे हैं, तो उस केस में हम कैटेगोरिकल टू कैटेगोरिकल डेटा को वो करेंगे, हम बाइवेरिएट एनालिसिस करेंगे उनके ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है जिसमें हमें बाइवेरिएट एनालिसिस करना है। मैं एम्प्लॉय का डेटा सेट जो कि मैं आज आपको शेयर कर दूंगी, उसी डेटा के ऊपर बाइवेरिएट एनालिसिस लगा के दिखा रहे हैं। और अदरवाइज तो हम अपना जो डेटा है उसके ऊपर भी हम लगा सकते हैं। तो हमने डेटा सेट को यूज कर लेंगे, इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब, प्लॉट का साइज सेट करना है, एसएनएस बार प्लॉट अगर आप बनाना चाहते हो, बार प्लॉट से भी आपका डेटा शो हो जाएगा, कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल डेटा। तो जेंडर वाइज अगर आपको देखना चाहते हो कि कितनी सेल हुई है या कितना परचेज हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप देख सकते हो। इसके अंदर हमने क्या किया, बार प्लॉट बनाया है डिपार्टमेंट नेम के ऊपर, और वाई एक्सिस पे हमने लेंथ ऑफ सर्विसेज के ऊपर बनाया। तो हम इसका चार्ट बना के देखेंगे, अभी हम फर्दर देखते हैं, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो इस टाइप का हमारा एक चार्ट क्रिएट होता है। तो वो चार्ट में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है और यहाँ पे उसकी लेंथ ऑफ सर्विसेज क्या है, स्टोर मैनेजमेंट है उसकी लेंथ ऑफ सर्विसेज क्या रहेंगी, मीट है उसकी क्या रहेंगी, रिक्रूटर्स हैं, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, ये सब चीजों की डिपार्टमेंट है, ये सारे हमारे डिपार्टमेंट वाइज है, डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ सर्विस आपके पास आ गए। तो इन दोनों के बीच में मैंने अपना ग्राफ प्लॉट किया था। न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल मैं एग्जांपल आपको बता चुकी हूँ। अब जैसे लेंथ ऑफ सर्विस और एज का कोई रिलेशनशिप है या नहीं, न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल, अगर हम इसके ऊपर कोई एनालिसिस लगाते हैं तो ये हमारा एन वर्सेस एन हो जाता है। तो जैसे स्कैटर प्लॉट बनाया लेंथ ऑफ सर्विस और एज के बीच में, तो मुझे कुछ ऐसे चार्ट दिखाई दिया हुआ है। अब अगर आप इसको इंटरप्रेट करते हो तो इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में हमारे को एक डेटा मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन के है। अगर ये है, यस इट इज परफेक्टली कोरिलेटेड, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। हाँ, वो बात अलग है कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग यहाँ पे हैं, लेकिन ये एक पैटर्न आपको कोरिलेशन की तरफ दिखा रहा है। यस, लेंथ ऑफ सर्विसेज और एज के अंदर रिलेशनशिप है। कैटेगरी वर्सेस कैटेगरी, जैसे स्टेटस ईयर हो गया और स्टेटस हो गया। स्टेटस ईयर, कौन से ईयर में हमने स्टेटस लिया और हमारा स्टेटस क्या है, उसके बीच में अगर हम प्लॉट करते हैं कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नीचे एक्स एक्सिस पे ईयर ले लिया हमने और वाई एक्सिस पे हमने काउंट ले लिया। तो ये हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, काउंट प्लॉट किया हमने। नाउ टेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस अगर है हमारा, जैसे कि हमने कंटिन्यूअस डेटा वर्सेस कंटिन्यूअस कौन सा होता है, न्यूमरिक वर्सेस न्यूमरिक, उसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं और वीआईएफ निकाल सकते हैं। और कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल में काई स्क्वायर टेस्ट हमारे को लगाना होता है। लेकिन कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस मतलब कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल अगर आप करते हो तो हम टी टेस्ट लगा सकते हैं, जेड टेस्ट लगा सकते हैं या अनोवा लगा सकते हैं। टी टेस्ट हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास जो सैंपल साइज है वो लेस देन 30 होगा। और जेड टेस्ट हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और जितना हमारा डेटा है वो मोर देन 30 लाइन्स होगा। एंड अनोवा भी लगा सकते हैं। अनोवा जो होता है वो मल्टी कोलिनियरिटी को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले स्कैटर प्लॉट विजुअली डिस्प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ईच डॉट ऑन द प्लॉट रिप्रेजेंट a single ऑब्जर्वेशन विद वन वेरिएबल प्लॉट ऑन द एक्स एक्सिस एंड द अदर ऑन द वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, इसीलिए हमने एक्स वैल्यू ली और वाई वैल्यू ली, उस पे हमने स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर दिया।
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है, ये 5 से 35 तक की वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे को एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रही है। स्कैटर प्लॉट हो गया। तो स्कैटर प्लॉट हम कहाँ पे बना रहे थे, हमने अभी जो देखा था स्कैटर प्लॉट के लिए, ये कोरिलेशन स्कैटर प्लॉट हम बना सकते हैं। कंटिन्यूअस स्कैटर प्लॉट हम किसी पे बना सकते हैं, कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, मतलब न्यूमरिक वर्सेस न्यूमरिक अगर होगा तो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस के लिए हमारे पास पियर्सन कोफिशिएंट निकालते होते हैं, जिसके अंदर आर की वैल्यू हमें मेजर करनी होती है। आर की वैल्यू -1 से लेके +1 तक हो सकती है। अगर आर की वैल्यू 0 हो जाती है तो देर इज नो कोरिलेशन। और अगर आपके पास -1 टूवर्ड्स थोड़ी वैल्यू होती है तो स्ट्रॉन्ग और वीक इस टाइप का कोरिलेशन फाइंड किया जा सकता है। लेकिन अगर -1 और +1 है तो परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाई जाती है। तो अभी हम फर्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसकी रेंज क्या होती है हम पता चल गया, -1 से लेके +1 तक होती है। +1 सजेस्ट दैट दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, नेगेटिव शोज द नेगेटिवली कोरिलेटेड। दो मेथड्स यूज करते हैं, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट या स्पियर्समैन कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करते हैं। इसके अंदर अगर अगर आप ये एज्यूम करके चलते हो कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में है, तब ये वाला मेरा मेथड काम करता है। लेकिन अगर आप ये एज्यूम करके चलते हो कि हमारे पास कोई भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, स्क्यूड भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें स्पियर्समैन कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करना पड़ता है। Correlation coefficient, what it provides us in general situation when we have two independent variable and very highly correlated, we should remove them, one of them, because we don't want to run a multicollinearity. Multicollinearity मैंने अभी भी ये टर्म यूज किया था। Multicollinearity का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पैरामीटर्स हैं, लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ मेरे पास a है और b है, तो a जो है वो b से रिलेटेड है 50%, मतलब ये समझ लो 60% रिलेटेड है। बट a जो है वो c से रिलेटेड है 0.80%। तो इन तीनों में एक तरीके से कोरिलेशन हो गया, ये मल्टीपल कोरिलेशन हो गया, इसको हम बोलेंगे मल्टी कोलिनियरिटी। जब आप रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करते हो, मल्टी कोलिनियरिटी हमें पहले रिमूव करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हाईली कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो आप उनमें से किसी एक को ड्रॉप कर दो, जिसकी वैल्यू मिनिमम रिक्वायर्ड होगी हमें, हम उसको ड्रॉप कर देंगे। ये भी आपका डेटा क्लीनिंग का ही एक पार्ट होता है। इन शॉर्ट, वी आर नॉट एडिंग इंक्रीमेंटल इंफॉर्मेशन बट infusing the model with noise. If we want to keep highly correlated variable, then use the PCA first, will reduce the dimension and then use the regression. तो अगर आपके पास मल्टीकोलिनियरिटी की सिचुएशन बहुत है, लेट्स सपोज कि मैं आपको दो क्वेश्चन पूछती हूँ। लेट्स सपोज कि हम ये कहते हैं कि sales increases when marketing done, means more marketing more sales। फिर मैं यही बात बोल रही हूँ, दोबारा से मैं पूछ रही हूँ, सेल्स increases when social media marketing done। दोनों चीज एक ही चीज को लीड करेंगी। मार्केटिंग का मतलब ही बजट वही होता है, चाहे सोशल मीडिया पे करो चाहे मार्केटिंग पे करो। और हमने हमने तीन पैरामीटर बना रखे हैं, एक सेल्स बना रखा है, एक हमने मार्केटिंग बजट बना रखा है और एक हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग बजट बना रखा है। जबकि ये दोनों सेम है, लेकिन हमने उससे क्वेश्चन जो पूछ रखा है वो दोनों के लिए अलग अलग पूछ रखा है। तो ये मल्टीकोलिनियरिटी को रिजल्ट करता है, इसको हमें रिमूव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, या तो मैंने जो मार्केटिंग है उसका बजट, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बजट को हटा फिर हम उस डेटा को यूज करें। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर होता है VIF, ये भी हमारे कौन से टाइप के डेटा में काम आता है, जो हमने यहाँ पे देखा था कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस। तो अगर आपका न्यूमरिक टू न्यूमरिक डेटा है तो ये दो टेस्ट करने आपको बहुत जरूरी होते हैं। स्कैटर प्लॉट तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन ये दो टेस्ट भी करने बहुत जरूरी होते हैं। तो VIF क्या होता है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। इट मेजर द कोरिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन लीस्ट स्क्वायर regression model. Statisticians refer to this type of correlation as multicollinearity. Excessive multicollinearity can cause problem for the regression model.
तो हमें क्या करना चाहिए, वाई यूज द VIF रादर देन पेयर वाइज कोरिलेशन। हमारे पास दो तरीके का मेथड होते हैं। एक पेयर वाइज कोरिलेशन निकालते हैं, मतलब हम दो दो करके कोरिलेशन निकाल लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आपको एक एग्जांपल दिया था सेल्स का, मार्केटिंग बजट एंड सेल्स एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो हम ऐसा कर सकते थे, सेल्स और मार्केटिंग का अलग निकाल लेते और सेल्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग का बजट जो था उसमें अलग निकाल लेते। तो वो हम कर सकते हैं ताकि मल्टी कोलिनियरिटी रिमूव हो जाए। मतलब जब हमने ये देखा कि मतलब कोरिलेशन बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो हम उनमें से रिमूव कर देते हैं। हम उसको कहते हैं डायमेंशन रिडक्शन बोलते हैं, जिसका मेथड होता है PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो वो करने के बाद हम इसको फॉलो करते हैं। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। आप जैसे देख रहे हो x1 इक्वल, तो बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए हमने करना है अभी बाइवेरिएट एनालिसिस, उसके लिए हमने एक फाइल ली है क्लीन डेटासेट डॉट CSV। ये हमारे पास यहाँ पे डेटा वाला जो फोल्डर है उसी में पड़ा हुआ था, तो मैंने उसका पाथ दे दिया है। और उसके बाद हमने चेक करा कि कितने 5 रिकॉर्ड्स को चेक करा, टॉप के 5 रिकॉर्ड्स। उसकी वैल्यूज यहाँ पे दिखा रहा है, मैरिड है, बैंक कस्टमर है या नहीं। तो इसको देखने से ये पता चल रहा है कि हमारे कौन से डेटा कैटेगोरिकल डेटा है, कौन सा हमारा न्यूमरिक डेटा है। तो न्यूमरिक डेटा मेरा जो रहेगा वो आपका ये रहेगा कंटिन्यूअस डेटा, जिसको बोलते हैं न्यूमरिक डेटा, मतलब जिसमें हमारे पास रेंज आ सकती है। दैट इज योर एज, डेप्थ, और ये ईयर्स एम्प्लॉयड, और ये इनकम, ये सारे हमारे न्यूमरिक डेटा हैं। इसकी तो वैसे जरूरत भी नहीं होगी, जिप कोड हम डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि जिप कोड जो है वो एक फालतू सा इसमें हमारे को एक नजर आ रहा है। डिटेल्स में अगर हम देखें, तो अगर हम कॉलम्स की डिटेल को हम एक और मर्ज करते हैं, ये हम उठा लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C और Ctrl+V पे डॉट कॉलम्स करके देखते हैं, या इन्फो करके देख लेते हैं, डॉट इन्फो। अच्छा, इन्फो तो मैंने लिखा भैया नीचे, इन्फो करके देख लेते हैं। इन्फो से पता चल जाएगा हमारा कौन सा कॉन्टिन्यूअस डेटा है और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट डेटा है। तो ऑब्जेक्ट डेटा हमारे पास आया इंडस्ट्री और एथनिसिटी और सिटीजन। जिप कोड भी न्यूमरिक है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम सैलरी या अगर हम बैंक कस्टमर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हमारे को जिप कोड की रिक्वायरमेंट है। तो इस जिप कोड को हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो कोई भी एनालिसिस करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि कोई डुप्लीकेट डेटा तो नहीं पड़ा है। तो हमने डुप्लीकेट डेटा अप्लाई किया, डुप्लीकेटेड डॉट सम। इस फंक्शन की वैल्यू अगर 0 रिटर्न करता है, इसका मतलब इस वाले डेटा फ्रेम के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने देख लिया कि कौन कौन सा कॉलम जो है वो हमारा कैटेगोरिकल डेटा है। तो कैटेगोरिकल डेटा कैसे पता चलता है, जिसमें हमारे पास वैल्यूज 1 0 के फॉर्मेट में आ रही होती है। 1 एंड 0, जैसे जेंडर है 1 फॉर मेल एंड 0 फॉर फीमेल, मैरिड है 1 फॉर मैरिड 0 फॉर नॉट मैरिड, बैंक कस्टमर 1 फॉर यस ही इज ए बैंक कस्टमर और अदरवाइज 0। ठीक है, तो इस टाइप की कैटेगोरिकल डेटा ये सारे हैं हमारे पास। उसके ऊपर हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस लगाया। यूनिवेरिएट एनालिसिस हमने कॉलम के बेसिस पे लगा लिया। जो भी कंटिन्यूअस कॉलम होते हैं उन पे हम यूनिवेरिएट एनालिसिस लगाते हैं, अदरवाइज तो वो आपको हैफाजर्डली रिजल्ट देता है। तो हमने देखा एज, डेप्थ, ईयर्स एम्प्लॉयड, क्रेडिट स्कोर और इनकम, ये सारे मेरे न्यूमेरिक डेटा थे, फ्लोट डेटा थे, जो कि हमें कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं, उस वो थे। हमने उस पर डिस्क्राइब लगाया। उसके बाद हमने जो प्लॉट करना शुरू करा, SNS हिस्ट प्लॉट। तो SNS हिस्टोग्राम प्लॉट करा मैंने विद KDE। KDE क्या होता है, जो कि आपको ये बताता है वेदर योर डेटा इज बीन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। तो ये लाइन जो ड्रॉ किया उसको हमने ड्रॉ कर लिया। तो अगर हम इस एज के अंदर, एज के बेसिस पे हमने KDE ड्रॉ किया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि मेरा मैक्सिमम जो डेटा है, जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता है या जो बैंक में इंटरेक्शन करता है, वो मैक्सिमम जो एज है वो 20 से लेके 40 तक की एज के जो लोग होते हैं वो सब इसके अंदर परफॉर्म करते हैं, या वो सब उसके अंदर क्रेडिट कार्ड को लेने की कोशिश करते हैं। और अगर आप देख रहे हो तो 50 से ऊपर के जो एज के लोग होते हैं, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड आइदर बाइंग क्रेडिट कार्ड और बाइंग और बीइंग ए बैंक कस्टमर। उसके बाद एक और चीज हमने एम्प्लॉय करके देखी, अप्लाई करके देखी, जिसके अंदर हमने KDE प्लॉट किया ईयर्स एम्प्लॉयड।
तो यहाँ पे भी ये हमारे को ये बता रहा है कि बैंक की जो सर्विसेज हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया या डेबिट कार्ड हो गया या बैंक अकाउंट हो गया या और भी जो चीजें हैं, उनके लिए मैक्सिमम जो ईयर एम्प्लॉयड रहते हैं लोग, वो मतलब उनकी जो सैलरी सर्विस होती है वो 8 से 5 से 8 साल तक, 0 से 8 साल तक के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड बनवाने में या अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद लोगों के ऑलरेडी अकाउंट खुल चुके होते हैं, वो लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, ये एनालिसिस निकालने से ये हमें पता चल सकता है कि हमारी कंपनी जो बैंक है हमारा, उसको अगर मार्केटिंग प्रमोशंस लगाने हैं या कुछ और चीज करनी है तो वो आपको किस एरिया में करनी है। तो ज्यादातर वो लोगों को कंसीडर करो जो अभी या तो जॉब शुरू करे हैं या फिर मैक्सिमम उनको 5 साल 6 साल जॉब करते हुए हो गया। वो लोग हमारे इजी टारगेट हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के या बैंक अकाउंट अप्लाई करने के। उसके बाद हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस करा कैटेगोरिकल वेरिएबल का, जिसके अंदर हमने जेंडर वाइज देखा कि क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जेंडर वाइज देख रहे हैं कि हमारे हमारे बैंक अकाउंट के जो बैंक में लोग हैं वो जेंडर वाइज चेक कर रहे हैं हम। तो ये 1 हमारा मेल है और 0 हमारा फीमेल है, तो फीमेल अकाउंट्स हमारे कम होते हैं। तो एक ये तरीका हो सकता है कि हम प्रमोशन लगाएं, फीमेल्स को हम मीन्स उनको हम फैसिलिटीज दें कि हाँ वो अकाउंट खोले, तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा फीमेल कैंडिडेट्स हमारे पास अकाउंट ओपन कर सके। इसी तरह हमने बैंक कस्टमर है या नहीं, अब हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा के अकॉर्डिंग उसमें से हमारे टोटल डेटा है कुछ 600, जिसमें से 500 जो लोग हैं वो डेटा हमारा ऑलरेडी बैंक अकाउंट है, उनके पास बैंक कस्टमर है। और कुछ 100 से 150 से 160 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये शो करते हैं कि वो हमारे बैंक कस्टमर नहीं है। तो हम इनको टारगेट कर सकते हैं कि ठीक है आप बैंक में अकाउंट खोलो या क्या। एथनिसिटी के अकॉर्डिंग भी हम इसमें चेक कर सकते हैं कौन कितना लोग यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ऐसे ही कितने लोगों का लोन है या बैंक अकाउंट अप्रूव होता है, कितने लोगों का क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है, रिजेक्ट होता है, वो हमारे पास यहाँ पे अप्रूवल के बेसिस पे दिखाई दिया है। ऑब्जर्वेशंस हमारी जो है वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। उसके बाद हम बाइवेरिएट एनालिसिस पे आ गए। बाइवेरिएट एनालिसिस के अंदर हमें कंटिन्यूअस वेरिएबल के ऊपर बाइवेरिएट एनालिसिस लगाना है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करा कि हमारे कॉलम कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने फाइंड करा कि हमारे पास न्यूमेरिक कौन कौन से हैं, मतलब जिनको कंटिन्यूअस आप बोलते हो, जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर डेटा आ सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है बट विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरी, जैसे 0 1 के फॉर्मेट में या 1 2 3 के फॉर्मेट में, ऐसे नहीं है डेटा। वो फॉर्मेट हम यूज नहीं करते अपनी बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए, क्योंकि हम कंटिन्यूअस एनालिसिस कर रहे हैं। और कंटिन्यूअस एनालिसिस करने के लिए हमने अभी अपनी पीपीटी में देखा था कि हमारे को वो लगाना होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन लगाने के लिए हमारे पास कॉर फंक्शन होता है। कॉर फंक्शन हमने न्यूमेरिक डेटा के ऊपर ही लगा लिया, जो कि हमारे को ये बता सकता है कि इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एज है, डेप्थ है, ईयर एम्प्लॉयड है, क्रेडिट स्कोर है, इनके ऊपर हमने कोरिलेशन लगाया। जब कोरिलेशन लगा के देखा हमने, तो यहाँ पे हम इसको इंटरप्रेट, इस मैट्रिक्स को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, आप यहाँ से लेके डायगोनल जो है हमारे, इनको आप चेक करो। इन डायगोनल के ऊपर 1 आ रहा है तो इनका इसका मतलब क्या है कि आप रिलेशनशिप निकाल रहे हो एज की एज से, डेप्थ की डेप्थ से, जो कि 1 ही होगी ऑफ कोर्स। आप एक वेरिएबल की अपने साथ ऑफ कोर्स अच्छी रिलेशनशिप होगी, परफेक्ट ही होगी ऑफ कोर्स। लेकिन अदरवाइज देखें तो किसका है, डेप्थ। डेप्थ की क्या एज से रिलेशनशिप है, ये मुझे दिखा रहा है 0.20, इसका मतलब 20% रिलेशनशिप है। यहाँ पे ईयर्स एम्प्लॉयड और एज का कोई रिलेशनशिप है, यस है, क्योंकि अब ऑफ कोर्स एज बढ़ेगी तो ईयर एम्प्लॉयड भी बढ़ेगा। क्रेडिट स्कोर की जो रिलेशनशिप है वो 18.7% दिखा रहा है, और इनकम की जो रिलेशनशिप है एज के साथ वो मुझे सिर्फ 1.8% ही दिखा रहा है, क्योंकि ये 0.1 है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ही बाकी रिलेशनशिप को आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एज का रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा ईयर एम्प्लॉयड के साथ है, इस एज का इसके साथ रिलेशनशिप। फर्दर और कॉलम्स के साथ भी आप चेक करो, ईयर एम्प्लॉय का है वो डेप्थ के साथ 29% है, ईयर एम्प्लॉयड का अपने साथ तो ऑफ कोर्स 1 होगा, क्रेडिट स्कोर के साथ
32% है और इनकम के साथ 51% है। इसका मतलब क्या है कि ईयर जैसे जैसे ईयर एम्प्लॉय आपका मतलब जब जैसे जैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट की ईयर्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपकी इनकम भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये आपका रिलेशनशिप, ऐसे हमारे को को रिलेशनशिप निकालनी पड़ती है और उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। उसके बाद हमने एक और चीज सोची थी कि जो हमारा बाइनरी कोवेरिएंस होता है, बाइनरी एनालिसिस होता है, उसके लिए स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। तो स्कैटर प्लॉट हमारे को बना के दिखाएगा। हमने एक्स एक्सेस पे लिया ईयर्स एम्प्लॉयड और वाई एक्सेस पे लिया इनकम। अब वो मुझे दिखा रहा है क्या ये मेरा एनालिसिस ठीक है। यस, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये जो एक्स एक्सेस है ये हमारा ईयर एम्प्लॉयड है और वाई एक्सेस जो है वो हमारा इनकम है। अगर आप देख रहे हो तो ज्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो मेरे इस एरिया पे हैं। ये सब मेरे आउटलायर कंसीडर किए जा सकते हैं। तो ये इनको हम निकाल के भी हम एक्सेस कर सकते हैं कि कुछ लोगों का जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक बच्चा आईआईटी से पढ़ के आया, उसको अभी फ्रेशर है वो, लेकिन उसको पैकेज मिल गया 10 लाख रुपए का सीधा। तो यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, लेकिन ये आउटलायर है। बाकी जो रेस्ट पीपल हैं उसमें ऐसा नहीं हो रहा। और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से बंदा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको 50,000 का एकदम ब्रेकअप मिल गया 2 साल के बाद ही, एग्जाम्पल 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद। इट मे पॉसिबल, बट ये हमारे आउटलायर दिखा रहा है। बाकी अगर हम देखें तो हमारा जो डेटा है वो ऑलमोस्ट एक लीनियर लाइन के ऊपर दिखा रहा है और वो भी बता रहा है यस ईयर एम्प्लॉयड जो है वो इनकम के ऊपर इनकम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आई थिंक अभी मैंने इसको, 1 मिनट रुको, मैं एक प्लॉट करती हूँ ग्राफ को, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको फिर से। आई थिंक उसमें बनाया नहीं था मैंने। यस, यहाँ पे इसको मैं समझा रही थी। दिस इज द ग्राफ जो कि मैंने प्लॉट किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटर प्लॉट बनाया ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एम्प्लॉयड एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे इनकम है। इसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये मेरे जो लाइन सारा डेटा है, मैक्सिमम डेटा वो मेरा नियर टू लाइन ही है, एक लाइन में ही है। ये सब आउटलायर है। इनको आप बोल सकते हो, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया 10 लाख मिल गए। अभी उसने सर्विस शुरू करी है, उसको 10 लाख का पैकेज मिल गया। आईआईटीएंस हैं, आईआईटीएन हो गए या आईआईएम वाले लोग हो गए, उनको हो सकता है 10 लाख का सीधा पैकेज मिलता है जीरो एक्सपीरियंस पे भी। बट वैसे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है कुछ लोगों को सैलरी बहुत हाइक मिल जाता है और कुछ लोगों को ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो ये हमारा एक दिखाता है कि यस इसके अंदर ईयर एम्प्लॉयड के अंदर इनकम के साथ एक पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है। तो आप इसको अगर लिखना चाहो तो आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। कैसे इंटरप्रेट करना है इसके अंदर हम दे देंगे। यहाँ पे मैं इसको इंटरप्रेट कर दिया। द पॉइंट्स इन द अबव स्कैटर प्लॉट डोंट फॉलो एनी स्पेसिफिक पैटर्न। दिस माइट बी ड्यू टू द पीपल अप्लाइंग फॉर द कार्ड्स कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्रोफेशंस विद डिफरेंट पे स्केल्स। तो इसमें यहाँ पे ईयर, तो अब हमारे को क्या करना है, ये हमने देख लिया कंटिन्यूअस टू कंटिन्यूअस। अब हमें देखना है कैटेगोरिकल वेरिएबल वर्सेस द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन सा था, जैसे अप्रूव्ड हो गया, जेंडर हो गया, ये सब हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। तो अप्रूव्ड कॉलम पे हम लगाते हैं, देखते हैं, और कॉन्टिन्यूअस कोई एक हम वेरिएबल उठा लेते हैं, उनके ऊपर हम लगा के देखते हैं क्या हमारा बाइवेरिएट एनालिसिस लगेगा। तो हम और भी कॉलम्स ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वही कॉलम लेना है जो मैं बोल रही हूँ। एनी कॉलम यू कैन टेक। तो हम अब करके देखते हैं। एक ग्रुप बाय फंक्शन लगाऊंगी मैं, ग्रुप बाय फंक्शन, ताकि उसको ग्रुप बाय कर सके कंटिन्यूअस वेरिएबल को ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब जो हम कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं उनके बेसिस पे हम उसको यूज कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है, ग्रुप बाय कमांड। तो हमने कहा डेटा फ्रेम का ग्रुप बाय, ये हम कर चुके हैं। मैंने कहा था आप लोगों को ये करके रखने का है। बाई इक्वल्स टू अप्रूव्ड, मतलब मुझे ग्रुप बाई कराना है अप्रूव्ड के बेसिस पे, क्योंकि इसकी दो ही इस कैटेगरी की दो ही वैल्यू है, या तो अप्रूव्ड होगा या तो नहीं होगा। तो यानी कि 1 होगा या फिर 0 होगा। उसके बेसिस पे मैंने क्या करा, ग्रुपिंग कर लिया। और उसके बाद मैंने एग्रीगेट निकाला। एग्रीगेट मीन, मीन काउंट करना कौन कौन से कॉलम पे, ये मेरे 5 कॉन्टिन्यूअस कॉलम है उन पे। रन करते हैं, क्या देता है आंसर देखो। अब हमारे पास दो ही कैटेगरी थी, या तो 0 थी या तो 1।
0 थी तो उसका एग्रीगेट मतलब मीन दिया है, एज का ये है, डेप्थ का ये है, ईयर्स एम्प्लॉयड का ये है, क्रेडिट स्कोर का ये है और इनकम का ये है। और ये वो लोग हैं जो 0 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 0 कैटेगरी ऑफ अप्रूव्ड की बिलोंग करते हैं। 1 कैटेगरी में जो आते हैं उनका इनकम जैसे ये है, क्रेडिट स्कोर ये है और ईयर एक्स एक्स एम्प्लॉयड 3.42 है। तो ऐसे हमारे को करना पड़ता है अगर हम कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस पे लगा रहे हैं। ऐसे अगर इन्हीं का हमारे को इसी उसका डेटा सेट का या इसी सेट का कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमरिक डेटा का हमें केडीई प्लॉट करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, ओके करती हूँ। ये हमें करना है नेक्स्ट लाइन। कैसे करना है, कमांड बहुत छोटी छोटी सी है बट इंटरप्रिटेशन उनके ज्यादा होते हैं। तो हम कर लेते हैं, फिगर प्लॉट करते हैं, पीएलटी डॉट फिगर। पीएलटी हमने यूज किया है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, हमने शायद पीएलटी तो करा ही होगा। हाँ, मैटप्लॉटलिब हमने करा हुआ है। तो हम देखते हैं अब इसको कैसे करना है। हमने एक्स एक्सिस एज ले लिया और ह्यू ले लिया अप्रूव्ड का। ठीक है, देखो ये केडीई प्लॉट हुआ हमारा एज के बेसिस पे। केडीई क्या होता है, डेंसिटी चार्ट बोलते हैं इसको। तो हमने अप्रूव्ड के बेसिस पे लिया, जो ऑरेंज है वो 1 दिखा रहा है और जो 0 है वो ब्लू कलर है। तो 0 ये मेरा डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है, जो ऑरेंज वाला है उसके अंदर डेंसिटी मेरी ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हम केडीई प्लॉट करते हैं फॉर आवर कैटेगोरिकल डेटा। इसी तरह हमें और भी कॉलम्स की केडीई प्लॉट कर लेनी चाहिए देखने के लिए कि क्या इंफॉर्मेशन है। तो और भी हम कॉलम्स यहाँ पे लगा सकते हैं। इनको हमने प्लॉट करा, अब हम करेंगे क्रेडिट स्कोर और एम्प्लॉयड के ऊपर। कुछ नहीं बदलना, सिर्फ वहां पे आपके पास सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज कर देना और इसको लगा देना। तो अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड के अंदर जो हमारा ईयर्स एम्प्लॉयड है उनके बेसिस पे कुछ हो रहा है या नहीं वो दिखा रहा है आपको। ऐसे ही आप प्लॉट कर सकते हो जो क्रेडिट स्कोर है। हमारे पास कितने न्यूमेरिक डेटा है वो सब हम इस पे प्लॉट कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर भी है हमारे पास। उसके बाद और क्या करें हम, और एक करके देख सकते हैं। क्रेडिट स्कोर तो हमने कर ही लिया, क्रेडिट स्कोर और सब पे ही हम कर सकते हैं। ईयर्स एम्प्लॉयड पे कर लिया, क्रेडिट स्कोर पे कर लिया और हमने एज पे भी कर लिया। तो हो गया ये सब। और एक है इनकम है शायद, इनकम भी है एक, इसके अंदर हम इनकम पे भी कर सकते हैं। तो जितने भी वेरिएबल हमें मिलेंगे उनके ऊपर सबके ऊपर हम केडीई प्लॉट कर लेंगे जो कि हमें रिलेशनशिप दिखा देगा। इनकम, इसको रन कर दो, यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हो आप। ऑरेंज वाला जो है वो 1 है और जो ब्लू वाला है वो 0 है। 0 मतलब नॉट अप्रूव्ड, 1 मतलब अप्रूव्ड। तो ज्यादातर लोग जो हैं उनकी डेंसिटी जहाँ पे है वो मतलब इनकम ग्रुप से अगर आप उसका रिलेशनशिप देखना चाह रहे हो तो क्रेडिट कार्ड अप्रूवल या बैंक अकाउंट का ओपन करने का अप्रूवल जो है वो ज्यादातर 0 इनकम से लेके और यहाँ तक आप समझ लो 10,000 15,000 तक की इनकम तक के लिए लोगों का अप्रूवल आता है। तो मतलब ये हमारा डेटा बता रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। अब हमारा डेटा हो सकता है गलत भी हो, अगर आपको करना है इसको क्लीन करो, वैसे क्लीन डेटा ही है लेकिन आप इसको क्लीन और क्लीन कर सकते हो। इसमें से आप आउटलायर्स हटा सकते हो, आउटलायर हटा के उसके बाद आप इसको ट्राई कर सकते हो दोबारा से केडीई प्लॉट करने। आपने देख लिया कैटेगोरिकल टू कैटेगोरिकल। अब हम काउंट प्लॉट भी बना के देख सकते हैं। काउंट प्लॉट कैसे बनाते हैं, काउंट कर लो, बस काउंट प्लॉट कर दो तो ये बार ग्राफ बन जाता है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है हमने एक्स एक्सिस पे लिया है अप्रूव्ड और वाई एक्सिस पे काउंटिंग लिया है जेंडर वाइज। यू डाल दिया हमने जेंडर का, यू डाल दिया जेंडर का। अब यहाँ पे ऑरेंज कलर जो है वो 1 को दिखाता है यानी कि मेल्स को दिखा रहा है और 0 जो है वो फीमेल्स को दिखा रहा है। तो ये हमारे को काउंट करके भी बता सकते हैं। तो ऐसे भी हम इसका एक एनालिसिस लगा सकते हैं।
और क्या बना सकते हैं हम इसमें, क्रॉस टैब्स बना सकते हैं, क्रॉस टेबल भी बना सकते हैं। तो क्रॉस टेबल बनाने के लिए हमारे पास क्रॉस टैब नाम का एक फंक्शन होता है, वो बना सकते हैं। तो अब क्रॉस टैब अगर आप देखते हो तो ये काउंट का ही क्रॉस टैब बना है। देख रहे हो, जीरो है और अप्रूव्ड नहीं है 112 है, और जीरो है मतलब फीमेल है, और अप्रूव्ड है उसके 98 टोटल है। तो ऐसे क्रॉस टैब बना के भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे कई सारी चीजों का हम देख सकते हैं, मार्जिन का सबका बना सकते हैं। ये सारा हमारा डेटा एनालिसिस के अंदर, बाइनरी डेटा एनालिसिस के अंदर आता है। उसके बाद हम एथिनिसिटी के ऊपर भी हम प्लॉट कर सकते हैं, ह्यू हम जेंडर ले सकते हैं, ये रन कर देंगे हम। ये बहुत सारी चीजें हमने बनानी है, अपने आप बना बना के हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम और क्या देख सकते हैं, एम्प्लॉयड है कि नहीं उसकी बेसिस पे है। इसको बना के देख लो, सारे वेरिएबल सेम, बस वेरिएबल ही बदलने हैं आपने, बाकी सब यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप एक बार एक और चीज हम करके देखते हैं। ये ग्रुप बाई अगर क्लॉज में लगाती हूँ अप्रूव्ड पे, तो ये ग्रुप बाई अप्रूव्ड यस और नो के बेसिस पे है, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ एथनिसिटी के बेसिस पे कितने लोग अप्रूव्ड हैं और कितने लोग डिसअप्रूव्ड हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एथनिसिटी के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हैं और मीन निकाल सकते हैं उसका। एथनिसिटी इज लेटिनो, यहाँ पे हमने इसको फिल्टर कर दिया, स्पेसिफिकली उसी के लिए किया हमने। तो उसकी एज है, मतलब यहाँ पे एथनिसिटी हमने देखी थी जो कि इतने लोग हैं, वाइट है, ब्लैक, एशियन है, लेटिनो है और अदर्स है। तो हम लेटिनो के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे को ये इन्फॉर्मेशन देता है, इसको इंटरप्रेट कर देना बस, फिर काम खत्म हो जाता है हमारा। उसके बाद सारे के सारे जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उन सब के ऊपर हमें इसको अप्लाई करना होता है। लेट मी सी, यहाँ पे मुझे कोड लिखना है। अच्छा, ये ना इस तो ये मैंने इसका कुछ इंटरप्रिटेशन लिखा है, आप इसको पढ़ना और मुझे समझाना कि क्या समझ में आया आपको। आप लोग इसमें कमेंट भी कर सकते हो। ये हमारा बाइवेरिएट पूरा हुआ है। और बाइवेरिएट एनालिसिस में दो चीजें, कैटेगोरिकल वगैरह, स्कैटर डायग्राम, और हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना सीखा है, जिसका कि हमें सारे वेरिएबल्स के साथ कोरिलेशन मैट्रिक्स बना के उसके बाद एक टैबुलर फॉर्म बना देते हैं हम लास्ट में, कि कौन सा डेटा किसके साथ कितना कोरिलेटेड है। तो ये सब चीजें बनाने के बाद हम इंटरप्रिटेशन के अंदर टेबुलर फॉर्म में उसका रिजल्ट शो करता है। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.